आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो नेचुरल और नेटिव लेवल फ्लुएंसी एक्वायर करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब नेटिव लेवल का मकसद क्या है? इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल वैसे इंग्लिश बोलना चाहते हैं जैसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। देखिए, अब इंग्लिश हो या फ्रेंच हो या स्पेनिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको अक्वायर करने की स्ट्रैटेजीज एक ही होती हैं। तो अगर आप कोई और लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी जिस पे मैंने वोकैबुलरी डेवलपमेंट पे बात की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे बात की और मैंने बात की फ्लुएंसी डेवलप करने पे, तो प्लीज़ पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वाली स्ट्रैटेजीज बहुत कनेक्टेड हैं उस वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जी आप तो बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, तब भी कुछ और टेक्निक्स होंगी जिसकी वजह से आपका एक्सप्रेशन, आपकी लैंग्वेज मज़ीद बेहतर हो जाएगी इन टेक्निक्स के साथ। तो टेक्निक्स शेयर करने से पहले बहुत ज़रूरी है समझना एक नेचुरल प्रोसेस। इसको एक दफ़ा मैं और रिपीट करना चाहूँगी। जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले जो वो नेचुरली चीज़ अक्वायर करता है वो होता है लिसनिंग। द चाइल्ड लिसन्स टू एवरीथिंग। पेरेंट्स, सिबलिंग्स, जो भी उसके एनवायरनमेंट में वर्ड्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, जो बात हो रही होती है, वो सबसे पहले उसको सुनता है और फिर उसको रिपीट करता है। अच्छा, रिपीट करने के बाद फिर वो अकस्टम्ड होता है बुक्स के साथ, पिक्चर्स के साथ, टीवी के साथ। जब वो पिक्चर्स को, ऑब्जेक्ट्स को देखता है और कॉन्टेक्चुअलाइज करना शुरू करता है अपनी रियलिटी के साथ, और फिर जाके हाथों में वो पेंसिल पकड़ के पेपर्स पे अपनी स्क्रिबलिंग शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ लिखना शुरू करता है, लाइंस बनाता है, राइट? तो ये तो हो गया एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ the four skills that I have talked about: listening, speaking, reading, and then writing, right? अब नेटिव स्पीकर की तरह फ्लुएंसी डेवलप करने के लिए यही 4 स्किल्स हैं जिस पे आपने कॉन्शियस एफर्ट करनी है काम करने के लिए। अच्छा, अब ये 4 स्किल्स को हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। अब हम ये भी नहीं कर सकते कि हम अगर कोई एक मूवी देख रहे हैं और उस पर अगर सबटाइटल्स आ रहे हैं तो हम वो नहीं पढ़ रहे, या हम एक स्किल ये नहीं कह सकते कि जी आज मैंने सिर्फ इसी स्किल पे फोकस करना है, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल। कमिंग बैक टू दैट चाइल्ड, द एग्जाम्पल दैट आई जस्ट गेव यू, कि वो बच्चा बड़ा हो रहा है और वो स्किल्स अपने ये चारों अक्वायर कर रहा है। अब वो बच्चा जिस वक्त स्कूल में जाता है तो स्कूल में जो फोकस हो जाता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो राइटिंग पे और रीडिंग पे हो जाता है। तो यानी कि जो फर्स्ट 2 नेचुरली अक्वायर्ड स्किल्स थी जिसमें स्पीकिंग और लिसनिंग थी, वो बिल्कुल कम हो जाती है। बहुत से स्कूल्स अब इस चीज़ पे बहुत फोकस भी कर रहे हैं कि बच्चों की लिसनिंग और स्पीकिंग को वो डेवलप भी करें, असेस भी करें। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना चाहते हैं, वो अपनी यही स्किल्स पे काम करते हैं और फिर जाके वो अपना देते हैं टेस्ट, एग्जाम्पल IELTS, right? So in this video I will be focusing on those 4 skills, और हर स्किल पे मैं आपको टेक्निक्स और एक्टिविटीज बताऊंगी जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने ओन पे। अब देखिए, एक चीज आपको और समझनी है कि जो 4 स्किल्स हैं ना, इसमें 2 स्किल्स ऐसी हैं जो कि हम अपने से दूसरे के लिए देते हैं, विच मीन्स कि जब हम मैसेज देते हैं तो अगला उसको कैसे परसीव करता है, ठीक है? यानी कि जब मैं लिखती हूँ कोई चीज़ तो वो अगले के लिए होती है, ऑडियंस कोई और है। जब मैं कुछ बोलती हूँ तो अगला होता है कोई सुनने वाला, ठीक है? इसी तरह जब मेरे पास कोई मैसेज आता है और मैं लिसनर बनती हूँ तो मैं परसीव करती हूँ मैसेज अपने हिसाब से, और इसी तरह जब मैं कुछ रीड कर रही होती हूँ तो जो रीडिंग मटेरियल है वो भी मैं अपने हिसाब से परसीव करती हूँ।
ठीक है। तो इस बात को सिर्फ समझाने का मकसद आपको ये है कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हो गई क्लैरिटी की बात कि जी मेरे से जो मैसेज बाहर जाता है या बाहर से जो मैसेज मुझे आता है वो कितना क्लियर होना चाहिए। अब मैं बात करूंगी उन 4 स्किल्स की जो कि हमने बचपन से नेचुरली अक्वायर की हैं। पहली बात मैं लिसनिंग की करूंगी, बिकॉज अगेन एज आई सेड इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। सबसे पहले बच्चा सुनता है, तो लिसनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग का मतलब है, मैंने ये पिछले दिनों एक वीडियो की थी जिसमें मैंने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की थी कि वो किस तरह से एक्टिवली सुन सकते हैं अपने बच्चे का मैसेज। अब एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बैठे हैं और सिर्फ सुन रहे हैं, मैसेज क्या आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं या कोई आप म्यूजिक सुन रहे हैं या कोई आप किसी की डिबेट सुन रहे हैं, कोई भी टॉक शो सुन रहे हैं, तो क्या मैसेज आ रहा है, न्यूज़ देख रहे हैं तो क्या मैसेज आ रहा है, एंड उसको सुनते सुनते क्या आप कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई चीज़ रिपीट कर रहे हैं। जब आप सुनते हैं तो ख्याल कीजिए कि आप वेस्टर्न एनवायरनमेंट में जैसे लोग बोलते हैं, इंग्लिश जैसे बोलते हैं, क्या आप उनकी रिदम पे फोकस करते हैं? क्या आप उनकी इंटोनेशन पे फोकस करते हैं कि आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसे है, किस तरह से उनकी आवाज़ जो है वो इंक्रीज हो रही है, किस तरह से उनकी आवाज़ कम हो रही है, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वो बहुत पॉज कर रहे हैं कुछ वर्ड्स पे, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो वो नेचुरली बोल रहे हैं। तो एक्टिव लिसनिंग के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप कोई पॉडकास्ट सुने, और पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत हाईली रेकमेंड करती हूँ, कोई भी मूवी देखें, कोई भी न्यूज़ सुने, तो ज़रूरी है कि आप ख़ास तवज्जो दीजिए कि किस तरह से वो लोग वर्ड्स को बोलते हैं, प्रोनाउंस किस तरह से करते हैं, और उनको कीजिए रिपीट, ठीक है। जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस कहाँ आता है, कौन से वर्ड्स हैं जो बिल्कुल फ्लो कर जाते हैं, कौन से वर्ड्स हैं जिस पे आपने थोड़ा सा ठहरना है, ठीक है। जैसे हम स्ट्रेस करते हैं कुछ वर्ड्स पे। तो लिसनिंग के हवाले से सिर्फ सुनना ज़रूरी नहीं है, परसीव करना मैसेज कि अगला क्या कह रहा है वो भी ज़रूरी है, और उसको रिपीट करना। अब देखें, जब मैंने रिपीट की बात की तो ऑटोमेटिकली बात आ गई स्पीकिंग से, राइट। इट्स ऑल कनेक्टेड एज आई सेड। तो स्पीकिंग जब आप करते हैं तो आप ऑफ कोर्स आप रिपीट करते हैं वर्ड्स, ऑफ कोर्स आप फ्लुएंसी पे फोकस करते हैं, प्रोनंसिएशन पे फोकस करते हैं। मैंने बहुत दफ़ा ये बात कही है कि एक्सेंट नहीं, प्रोनंसिएशन। जितना क्लियर आपका प्रोनंसिएशन होगा उतनी ही क्लैरिटी आप ला सकेंगे अपने स्पीच में, ठीक है। तो फ्लुएंसी पे हमने कैसे फोकस करना है, जो हमारा मेंटल ब्लॉक आ जाता है, जिसपे हम कहते हैं करेक्ट बोलना है, बस अंग्रेजी बोलनी है तो करेक्ट बोलनी है, ग्रामर खराब ना हो जाए, इसको साइड पे कर दें। फ्लुएंसी हैज़ टू कम फर्स्ट, योर प्रोनंसिएशन हैज़ टू कम, और प्रोनंसिएशन आता है आपकी ड्रिलिंग से। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको बार बार सुनिए। ऑनलाइन डिक्शनरीज हैं, यूट्यूब पे लगाएं, उस पर सिंपल आप ये लिखें से, और जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा, और यूट्यूब जो है वो आपको सुनाएगा, बोलेगा वो वर्ड, राइट, वीडियोस पे लेके जाएगा। सो रिमेंबर, यू हैव टू फॉरगेट अबाउट द मिस्टेक्स एंड ओनली स्पीक। देखिए, गलती स्पीकिंग में नेटिव से भी हो जाती है। हम भी जब उर्दू बोलते हैं बहुत सी दफ़ा हम भी गलती कर जाते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। Another important technique that you have to take up is बोलें, अपने आप से बोलें। अगर आपके पास कोई यहाँ पे इर्द गिर्द नहीं है जिससे आप बोलें, या अगर आपको लगता है कि भाई मुझे कोई जज करेगा, तो अपने आप से बोलें। अपने आप से पूछें कि जी अच्छा, मैंने ये जो पढ़ा या ये जो मैंने चीज़ देखी है, what do I feel about it। खुद से बात करने में कोई घबराहट भी नहीं होती। हाँ, ऑफ कोर्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट बिलीव मी, इट ऑलवेज वर्क्स, ठीक है। तो ये तो हमने पहले 2 लिसनिंग और स्पीकिंग की कर ली बात। अब अगली आती है रीडिंग। अब रीडिंग के लिए मैंने रीडिंग अलाउड स्ट्रैटेजी की बहुत बात की है, उसमें टेक्निक्स की भी मैंने बहुत बात की है।
रीडिंग अलाउड से आप जब अपनी आवाज़ सुनते हैं तो ऑफ कोर्स आपका प्रोनाउंसिएशन, आपकी इंटोनेशन, आपका स्ट्रेस आप फोकस करते हैं. अब क्या हो रहा है कि जब आप वीडियोस देख रहे हैं, कोई टॉक शोज देख रहे हैं इंग्लिश में, तो आप कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं? लिसनिंग, repeating, you're speaking, and then you're also through that when you read something, जब आप उसको कोई भी लिटरेचर का पीस, कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आप वही चीज़ें जहन में रखते हुए लाउड, जोर से आप वो चीज़ें पढ़ते हैं. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये तीनों चीज़ें हो रही हैं कनेक्ट. फ्लुएंसी भी इसी से आती है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिलिंग भी इसी से आती है. अगर आप सिर्फ खामोशी से पढ़ते हैं, रीड अलाउड नहीं करते, तो ऑनेस्टली आप हेजिटेट करेंगे स्पीकिंग में. सो सी हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड. द फोर्थ स्किल इज राइटिंग. अच्छा, राइटिंग मैं ये नहीं कहती कि जी बहुत ही लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख लें और लिखते रहें, बिकॉज a lot of people just don't want to write. लेकिन राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है वोकैबुलरी. अब वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव करना है, जैसे मैंने कहा, मैंने एक वीडियो की है, उसको ज़रूर देखिए. लेकिन मैं आपको एम्फसाइज करना चाहूँगी इडियम्स पे, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस पे. अब आपने करना क्या है कि 3 से 4 डिफरेंट क्लस्टर्स में इडियम्स को डिवाइड कर लें. फॉर एग्जाम्पल, कौन से वो इडियम्स हो सकते हैं जो कॉन्वर्सेशन पे हों, कि मैं किसी के साथ बैठ के कन्वर्स कर रही हूँ और मैं वो 1-2 इडियम्स बोल दूँ. कौन से ऐसे इडियम्स हो सकते हैं जो कि मैं अपने फीलिंग्स के लिए बोल दूँ, मूड एक्सप्रेस कर दूँ. कौन से ऐसे इडियम्स हो सकते हैं जिससे मैं कोई भी ऐसा सिंपल लैंग्वेज से एक्सप्रेसिव ज़्यादा एक्सप्रेसिव ज़्यादा अपने आप शो करूँ. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत खुश हूँ, तो आई कैन, इंस्टेड ऑफ सेइंग ओ आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ही फ्लैट स्टेटमेंट है, यू कैन ऑलवेज से आई एम ओवर द मून टुडे, आई एम ऑन क्लाउड 9. तो क्या हो रहा है? यू आर बिल्डिंग अप योर वोकैबुलरी. So instead of using simple language, remember writing से अपना ज़रूर अपने आप को पॉलिश करें और ये इडियम्स को अपनी लाइफ में लेके आएं. मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल बम्बार्ड कर दें और इतने इडियम्स सीख लें और रट्टे लगा लें डिफ़िकल्ट वर्ड्स के. मैं हमेशा कहती हूँ लिमिट करें अपने आप को, अपने लेवल पे जाके सीखें और उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करें. जैसे मैंने पहले कहा कि क्वालिटी पे जाना है, क्वांटिटी पे नहीं. रिमेंबर द की इज टू कीप ऑन गोइंग एंड प्रैक्टिसिंग विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और शेयर कीजिए उन तमाम लोगों के साथ जो बेनिफिट कर सकते हैं इस वीडियो से. Do not keep things only to yourself. Share and spread happiness, spread positivity. Like the video and comment. और मुझे बताइए कि कौन से आपके फेवरेट idioms हैं या strategies हैं जो आप अपनाते हैं अपनी लैंग्वेज improve करने के लिए. मैं short videos भी करूँगी idioms पे, specifically idioms पे. For that, stay tuned और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे. Till then, stay blessed, stay happy, stay positive, smile and keep on believing in yourselves.